अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं आदित्य त्यागी। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Arzu. Thank you for having me. बात करेंगे सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो कहते हैं कि उन्होंने वॉर ख़त्म करनी है और 2-3 वीक्स में वो कहते हैं अगर कुछ ना भी मिला तब भी वॉर ख़त्म कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ धमकी भी दिए चले जा रहे हैं ईरान को। इस वक़्त आपको लग क्या रहा है, फेस सेविंग ढूँढ रहे हैं या वाक़ई में ईरान को काफ़ी टफ टाइम दिया है अमेरिका ने? आरजू मैं जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और जितना मैं डिफेंस एक्सपर्ट्स को देखती सुनती हूँ उसमें दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। उसमें बड़ी बात क्या है कि अभी तक हम और आप जो भी बातें कर रहे हैं वो हम ईरान के हवाले से कर रहे हैं कि जी देखिए ईरान ने कैसा रेजिस्टेंस पुट अप किया है, देखिए जी ईरान ने कैसा रिटेलिएट किया है, देखिए जी ईरान ने ये किया है। पर आप खुद को से एक स्टेप पीछे ले जाएं तो इजराइल और यूएस कह क्या रहे थे कि वो ईरान जो है वो सर्टेन कैपेबिलिटीज लगातार डेवलप कर रहा है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उन्हें रिजर्वेशन था। और जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर और उस प्रोग्राम को लेकर इजराइल के रिजर्वेशन थे, अगर आप देखें तो मुझसे और आपसे ज्यादा तो आप गल्फ कंट्रीज से पूछिए, सऊदी से पूछिए, कतर से पूछिए, ओमान से पूछिए, जहां पर इन्होंने कहर बरपाया। और जिन मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं उनकी यूजुअल रेंज 2000 है, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसे मिसाइल्स भी फायर किए गए जिन्होंने 3000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर आप एक स्टेप पीछे लेकर इस आप कुछ भी कह सकते हैं रिटेलिएशन, जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से फाइट बैक किया है, उसे एक स्टेप पीछे जाकर देखें तो एक्चुअली इजराइल यही कह रहा था। इजराइल का पॉइंट और कुछ नहीं था, इजराइल का पॉइंट यही था। और दूसरा, आप ईरान के प्रॉक्सीज को भी ना भूले। वैसे किस तरह से ईरान ने, चाहे वो हमास रहा हो, चाहे वो हिजबुल्ला रहा हो, चाहे वो हुतीज रहे हो, सबने देखा है हमास ने किस तरह से टनल का बड़ा नेटवर्क डेवलप किया था। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इजराइल अभी उसमें से शायद 5000 किलोमीटर का जो नेटवर्क था शायद उसे ही डिस्ट्रॉय कर पाए। आई एम नॉट श्योर बट इफ आई रिकॉल वेगली, क्योंकि कुछ एक महीना पहले बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट था, उन्होंने एक कुछ डेटा रखा था उसमें, तो उसमें ये कहा था कि हम उसका सर्टेन पार्ट ही अभी डिसमेंटल कर पाए। का कितने साल हो गए आप सोचिए, अक्टूबर 7 के बाद से लगातार हमास को अटैक कर रहा है इजराइल। इतने सालों के बाद भी पूरे तरीके से निस्ते-नाबूद नहीं कर पाए। तो उनकी कैपेबिलिटीज बिल्ड होने में आरजू ऐसा तो नहीं है कि रातों रात में वो कैपेबिलिटीज डेवलप हुई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप हुई है। इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स को जब मैं सुनती हूँ कहते 20 साल 30 साल, कुछ कहते हैं कि 79 से ईरान खुद को इस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। दूसरी बात आप समझे, आपकी और मेरी पूरी ताकत कब पता चलेगी? जब आपने अपनी पूरी ताकत यूज की और मैंने भी अपनी पूरी ताकत यूज की। अभी हम में से कितने लोग श्योर हैं कि यूएस ने अपनी फुल स्ट्रेंथ जो है या फुल पावर जो है उसके पास, मिलिट्री पावर जो है उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया। और तीसरी बात, ईरान, यूएस, इजराइल, ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं, पर क्या यूएस सीरियसली सिर्फ ईरान से ही लड़ रहा है? या यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, मुझे जानती हूं मैं कि तरह तरह के स्टेटमेंट वो देते हैं, जैसे आपने 2-3 वीक्स की डेडलाइन की बात की। मार्को रूबियो ने भी कहा कि वी कैन सी द फिनिशिंग लाइन। लेकिन वो फिनिशिंग लाइन क्या है? यूएस ने क्या कहा? न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात की। यूएस ने क्या कहा कि भाई हम उनकी कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। उन्होंने रेजीम चेंज की बात की। एक सेकंड के लिए आप देखिए, उन्होंने आयतुल्ला खमेनी प्लस उनके 40 लीडर्स को डे 1 खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। आज आप और मैं दोनों शोज करते हैं, अब कल को हम अपना नंबर 2 भी तैयार करें तो क्या वो नंबर 2 आपके जैसा होगा या मेरे जैसा ही होगा? उसको आपके लेवल पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो लोग इसे सिर्फ इस चश्मे से देख रहे हैं कि अरे देखिए, एक तो मुझे लगता है कि वो जो एक साइकोलॉजिकल चीज होती है कि हम सभी अंडरडॉग के साथ जाते हैं, तो इस पूरी लड़ाई में ईरान लुक्स लाइक एन अंडरडॉग। बट सवाल ये है, आप सोचिए, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसे मजहबी चश्मे से मत देखिए, एक सेकंड के लिए लॉजिकली इस सवाल को देखिए कि वो ईरान जो इतने सैंक्शंस फेस कर रहा था,
वो ईरान आज इस तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप कर पाया। तो आप अंदाजा लगाइए एक सेकंड के लिए, जो इजराइल कहता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा और हमें खत्म कर देगा, क्या उसका जो डर है, वो डर क्या आपको लगता है कि वो विदाउट एनी फाउंडेशन? आप सिर्फ इन दिनों को देखिए ना, 5वें वीक की लड़ाई है, आप सिर्फ इन 5 वीक्स को देखिए, आगे पीछे सब भूल जाइए। तो आपको लगता है कि इसराइल की जो एप्रीहेंशन है, जो उसके डर है, जो उसको उसके अपनी जो चैलेंजेस हैं, वो इतने इल फाउंडेड? तो ये एक सवाल है जिस पर लोगों को बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो साइड लेने में यकीन रखते हैं। मैंने एक लंबा टाइम स्विट्जरलैंड में बिताया था। लोग कहते हैं न्यूट्रल होने से कुछ नहीं होता। न्यूट्रलिटी की अपनी एक पावर होती है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। और मुझे एक ऐसी लड़ाई में क्यों जाना है जिसमें मैं श्योर ही नहीं कि प्रेसिडेंट, आज आपका कंट्री मीडिएशन की बात कर रही है, आपके यहाँ 3 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आए, आप कहीं पे नहीं पहुंचे, आप गारंटीज को लेके चाइना के यहाँ बैठे हुए हैं। चाइना भी वो गारंटीज नहीं दे सकता है, कोई इस दुनिया में गारंटी नहीं दे सकता किसी की। तो ये मुझे लगता है 3 बातें जो सबको याद रखनी चाहिए कि लड़ाई अभी तक, जो कहते हैं ना कि हिस्ट्री एक सर्टेन पर्सपेक्टिव से बोली जाती है, मुझे लगता है इस पूरी लड़ाई को ज्यादातर ब्रॉडली ईरानियन पर्सपेक्टिव से देखा गया है और पढ़ा गया है और समझा गया है। दूसरी बात, यूएस ने क्या पूरी ताकत यूज की है उसे लेके आई एम नॉट टू श्योर। और तीसरा यह है कि जब इतनी लिमिटेशंस, इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतने सैंक्शंस के बाद ईरान ने इतना कुछ डेवलप किया है, तो जो उसके फियर है, इजराइल का फियर है, जो यूएस भी बार बार कह रहा है कि अब हमने उसे इतना इनकेपेबल बना दिया है कि वो जल्दी से न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, वो जो परमाणु हथियार है, उनको डेवलप नहीं कर सकता है। तो ये 3 सवालों के जवाब अपने आप में ये बताते हैं कि ये पूरी लड़ाई दरअसल अगर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ हम देखें तो क्या है एग्जैक्टली। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, लड़ाई किसी के भी बीच हो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड सो, लड़ाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे वो देश इसकी चपेट में आ जाते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। आप भारत की बात कर लीजिए, आप खुद की बात कर लीजिए, आप श्रीलंका को देखिए, वो उसने एनर्जी सेक्टर में इंडिया से हेल्प मांगा। आप तमाम मुल्कों की बात कीजिए, पूरी दुनिया पे इसका जो असर है, खुद यूएस पे भी इसका असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि यूएस पे इसका असर नहीं पड़ रहा है। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प से पूछा भी गया, उन्होंने कहा कि जैसे ही वॉर रुकेगी, ये जो रेट्स ऊपर गए हैं, दे विल स्टार्ट टम्बलिंग डाउन। तो ये है हम जो अभी हम बात कर रहे हैं यूएस के हवाले से। आप जब भी किसी लड़ाई में जाते हैं तो आप सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाते हैं। आप ऐसे नहीं जाते कि हम जाएंगे और हम पूरा खंडर बनाकर वहां से निकल आए। आप ऑब्जेक्टिव्स के साथ जाते हैं। दुनिया भर की तमाम आर्म्ड फोर्सेस जो है, उस ऑब्जेक्टिव के साथ जाके, भारत भी गया था ऑपरेशन सिंदूर में अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ, उन्होंने वो एकम्प्लिश किया, अटेन किए, हासिल किए। उन्हें लगा कि अब जब कहा गया कि भाई अब रुकना है तो सिमिलरली क्या यूएस जिन गोल्स के साथ या जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ गया था, अगर उसने अटेन कर ली, और अभी 2-3 हफ्ते का टाइम वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि कल ही रुक जाएगी या परसों ही रुक जाएगी। और प्रेसिडेंट ट्रम्प वो है जो पहले कह रहे थे कि जी बातचीत करेंगे, बातचीत कर रहे थे, टॉक्स चल रहे थे इनके। ओमान के मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि जी बहुत जल्दी डील हो जाएगी, एंड विद इन अ फ्यू आवर्स हमने देखा था कि किस तरह से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था इसराइल और यूएस ने, एंड विद इन 48 आवर्स जो उनके सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खमेनी, उन्हें एलिमिनेट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को लोग जो सोचते हैं ना बहुत वोलेटाइल है, या सोचते हैं कुछ लोग उन्हें क्लाउन और जोकर बोल रहे हैं। एक विंडो आपको ये भी रखनी चाहिए, कहीं वो आर्ट ऑफ डिसेप्शन के मास्टर तो नहीं है जो कि चाइना में कहा जाता है। लेकिन अदिति, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि कोई काम भी शुरू करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आप उसको खत्म कैसे करेंगे। ट्रम्प ने लड़ाई शुरू तो कर दी, लेकिन आपको लगता है कि ट्रम्प को अब समझ आ रही है कि इसको खत्म कैसे करना है? वो जो कह रहे हैं कि हम 2 वीक्स में खत्म कर देंगे, 3 वीक्स में खत्म कर देंगे, तो क्या अब ये डिसाइड सिर्फ अमेरिका करेगा या आपको लगता है ईरान भी डिसाइड करेगा? साथ ही साथ बूट्स ऑन ग्राउंड की भी बात की जा रही है, और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड शुरू हो गया तो कई एक्सपर्ट्स को मैं सुन रही थी या पढ़ रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि फिर तो ये 1.5-2 साल लंबी खिंच जाएगी। तो अब एग्जैक्टली तो अगर आप
प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्टेटमेंट्स को ले, दैट वाज प्रिसाइसली माय पॉइंट, कि उन्होंने कहा कि हम 2 से 3 हफ्ते में से खत्म कर देंगे। तो भाई आपने जो अपने सैनिक भेजे हैं 3000, वो किस लिए भेजे हैं? वो क्या करेंगे? जब आप कह रहे हैं कि हमें ईरान के साथ डील की जरूरत नहीं है, तो आपने वो सैनिक क्यों भेजे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि लड़ाई कोई भी एक तरफा खत्म नहीं होती, लड़ाई दोनों तरफ से, दोनों पार्टियां, 3 पार्टी जितनी भी हैं, उस टेबल पे आती हैं। अगर आप देखें, आप एक और स्टेटमेंट ज्यादातर लोग जिसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, जिसमें वो विक्ट्री डिक्लेयर कर रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोबारा इस तरह की लड़ाई फिर से हो। तो आप ये देखिए ना कि आप कितने सारे स्टेटमेंट्स एक साथ देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए ना, उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं, अभी सैटरडे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सैटरडे को वो सेंटकॉम के कमांड पे थे। तो जब आप सेंटकॉम में थे, तो आप क्या कर रहे थे? जब ये ऑपरेशन आप खत्म ही करने वाले हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई ये खत्म हो जाएगा, तो फिर आप सैटरडे को वहां क्या कर रहे थे? तो मुझे लगता है कि वॉर में बहुत सारी चीजें, साम दाम दंड भेद, बहुत सारी चीजें चलती हैं, और मीडिया में बहुत डिस्कशन हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट। सारी जंग खुले में नहीं होती है। सब अदिति त्यागी को बता के प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं लड़ेंगे, या अपने देश के नेटवर्क्स को बता के यूएस नहीं लड़ेगा, ना ईरान लड़ेगा कि हम क्या करने में सक्षम। तो और दूसरा, मुझे लगता है इनके बैक चैनल टॉक्स चल रहे होंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, और लगातार बात हो रही होगी। इसीलिए आप देख रही हैं कि फिनिशिंग लाइन, हम निकल जाएंगे रीजन से। बेन्यामिन नेतन्याहू जो है वो जीत की बात कर रहे हैं, फिर ईरान उधर से कह देता है हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे। तो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। तो ये तो ट्रम्प भी ये तो जी ट्रम्प जी भी कह रहे हैं, ये तो ट्रम्प भी कह रहे हैं कि भाई आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। गल्फ कंट्रीज से भी यही कह रहे हैं, बाकियों से भी यही कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, और आपने लड़ना है, आपने अपनी जगह बनानी है, आपने अपने लिए रास्ता खुलवाना है, वो आप खुद करें। इससे क्या हासिल क्या हुआ, क्या अचीव क्या किया है यूएस ने या ट्रम्प देखिए, ने? मैं जैसे कि मैंने सबसे शुरू में ही कहा, उनका मेन एजेंडा था, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में कामयाब ना हो जाए, उससे रोकना। जो कि यूएस, इजराइल दोनों कह रहे हैं वो वैसा करने में सफल हो गए, कामयाब हो गए। दोनों ये क्लेम कर रहे हैं। और ईरान तो ये कह नहीं रहा कि मैं बॉम्ब बनाने जा रहा हूं या मैं कल ही बॉम्ब बना दूंगा। दूसरा, इजराइल का जो मसला था वो था बैलिस्टिक मिसाइल्स का मसला। आपको ये समझना होगा, ये सारी बातें आरजू सिर्फ ऐसे ही हवा में नहीं हो रही है। आप जब किसी लड़ाई में जाते हैं तो आपकी एक इन्वेंटरी होती है। आई थिंक मैंने आपके इंटरव्यू में, किसी इंटरव्यू में ये जिक्र किया था कि आप, ऐसा तो नहीं है ना कि आपका जितना भी आपने एम्यूनिशन, आपके जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट और जितने भी मशीनरी है, आप एक ही जंग में उसको झोंक के खत्म कर देंगे। आप देखेंगे कि आप कितने दिन किसी वॉर को सस्टेन कर सकते हैं, और आप अकॉर्डिंगली उसमें उस पे आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई ईरान के पास भी अनलिमिटेड स्टॉक है और ईरान कैन आल्सो कीप फाइटिंग टिल द इटर्निटी। एवरी कंट्री हैज सर्टेन लिमिटेशंस। मुझे लगता है अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी पीछे बातचीत चल रही है, जो कि टू एन एक्सटेंट पब्लिक डोमेन में भी है, लेकिन ये बात कर रहे हैं। और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यूएस कोई बड़ा एक्शन लेता है अगले 2 से 3 हफ्तों की जो विंडो लेकर चल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप या मार्को रूबियो। अगर उसमें कोई आप बड़ा एक्शन देखें, कोई सरप्राइज अटैक देखें, तो प्लीज आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को तो खैर मैं पता नहीं कितना लाइकली है वो, क्योंकि जैसे ऑपरेशन ओसामा चलाया था आपके यहाँ अबोटाबाद में, ओसामा बिन लादेन को जाकर यूएस के स्पेशल फोर्सेस ने, नेवी सील ने मारा था। तरह तरह के ऑपरेशंस की बात की जा रही है। वो कितना रियलिस्टिक है, खैर दैट इज फॉर डिफेंस एक्सपर्ट्स टू आंसर। लेकिन टेबल पे कुछ सवाल है, और वही सवाल मैं आपकी ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, आपके व्यूअर्स के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, विदाउट एनी बायस, कि आप एकदम से निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया। और कहानी आप जब कोई कहानी सुनाएंगी तो आप किसी एक पक्ष को जीतते हुए सुना सकती हैं। मैं भी जब वही कहानी सुनाऊंगी तो हो सकता है मैं किसी दूसरे पक्ष को जीतते हुए उसमें दिखाने लगूं। तो वो डिपेंड करता है आपको कहानी कौन सुना रहा है।
कहानी सुनाने वाला कौन? सो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन जो सवाल है और जो ऑब्जेक्टिव सवाल है वो मैं आपके व्यूअर के सामने रख रही हूँ कि भाई आप इतने सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस के बाद इतनी लंबी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आपने इतना बड़ा प्रॉक्सीज का नेटवर्क खड़ा कर दिया, हिजबुल्ला के खिलाफ आज भी इसराइल जो है वो फाइट कर रहा है, और हिजबुल्ला जो है वो लगातार हेडेक बना हुआ है इसराइल के लिए। तो ये तमाम सवाल है समझने वाले, विदाउट टेकिंग साइड्स कि ये हो क्या रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो इस समय डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, चाहे आप किसी भी पार्ट में रहते हो। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलेंगे आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप अपना ऑयल खुद से लेकर आइए, क्योंकि अगर आप उन्हें मना कर देंगे, अगर वो नेटो फोर्सेस से कहेंगे कि भाई आप आइए और आप ज्वाइन कीजिए और आप लड़िए मेरे साथ, और वो कहेंगे नहीं जी आपने हमसे पूछ के जंग शुरू नहीं की है, आपने ये लड़ाई अपने आप से शुरू की है, तो ऑब्वियसली उनका एक रिएक्शन आएगा और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ही इज अ टफ गाय। इन अ वे ही इज आल्सो ट्राइंग टू इंटिमिडेट कि नेक्स्ट टाइम यू गेट स्टक आई विल नॉट बी देयर टू हेल्प यू। तो ये सारे उनके ऑप्टिक्स हैं। ऑब्वियसली अगर उन्होंने हेल्प मांगी और वो हेल्प नहीं मिल रही है, अगर उन्होंने कहा कि आप फोर्सेस भेजिए और वो फोर्स नहीं भेज रहे हैं, तो कुछ तो उनका रिएक्शन आएगा। ही इज ट्राइंग टू शो कि भाई यूएस इज केपेबल ऑफ फाइटिंग इट्स ओन बैटल्स, चाहे उसके अलाइज जो है उसके साथ आए ना आए। आप देखें वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि याद रखा जाएगा, यूएसए विल रिमेंबर दिस। बिल्कुल ऐसा ही है जी जी जी, एक मैसेजिंग है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि ईरान उन्हें बहुत टफ पड़ा है, और वो मैसेजिंग जो वो देना चाह रहे थे पता नहीं वहां तक पहुंची है या नहीं। लेकिन ये जरूर है इस वक्त पाकिस्तान जैसे अपना एक कह लीजिए रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और कर भी रहा है कि चाइना से भी बात करने के लिए गए कि भाई इस वॉर को रुकवाया जाए। फिर पाकिस्तान में भी जो है 3 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स आए, जिसमें सऊदी अरेबिया भी था, उनके साथ तुर्किया भी था, और इस तरह से पाकिस्तान जो है वो बात कर रहा है। लेकिन भारत क्यों दिखाई नहीं दे रहा किसी जगह पर? क्यों इस वक्त? वैसे तो मोदी जी कहते थे कि दिस इज नॉट एयर ऑफ वॉर, और इस किस्म की बातें किया करते थे, लेकिन इस वक्त वो इस जंग के बीच में क्यों रोकने की कोशिश नहीं कर रहे? आई थिंक इंडिया ने बार बार इस चीज को दोहराया है कि जंग नहीं होनी चाहिए, एकदम इमीडिएट हॉल्ट होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आप टेबल पे आइए, बातचीत कीजिए, शांति युद्ध विराम की बात की है उन्होंने, और एक बार नहीं उन्होंने कई बार की है। पाकिस्तान को लेकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, जो आपने मुझसे सवाल पूछा मैं बता देती हूँ, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भारत दलाल नहीं है। तो भारत इससे पहले अगर लोगों में सुलह कराता रहा, या मोदी जी क्लेम करते रहे कि वो कई कंट्रीज के बीच में जी हम जंग रुकवाने में रोल कर रहे हैं, तो वो दलाल तो ना हुआ ना? मतलब नहीं, लेकिन इंडिया ने इंडिया ने कोई कॉस्ट एग्जैक्ट नहीं की है किसी से। भारत ने कुछ हासिल करते हुए नहीं किया है। यूनाइटेड स्टेट से यूएस कितने तरीके, पाकिस्तान किस तरह के फेवर्स लेता है, किसी से छिपा नहीं। एवरीबडी नोस, चाहे आपका आईएमएफ का लोन हो, चाहे आपका वर्ल्ड बैंक का लोन हो, चाहे आपको दूसरी तरह की मदद हो, वो किसी से छिपा नहीं है। और भारत के पास एक मॉरल कैंपस है, भारत एक मॉरल ग्राउंड पे बात करता है, और भारत ने ये कोशिश किसी लिए नहीं की। भारत मुझे समझ नहीं आता भारत को लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत दुनिया की गारंटी लेगा। भारत कोशिश कर सकता है, और शांति के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या? कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं क्या? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तमाम मिनिस्टर से, तमाम हेड्स ऑफ स्टेट से लगातार बात की है। उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है कि भाई ये रीजन, और आप ये भूले नहीं इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हमारे 1 करोड़ लोग रहते हैं मिडिल ईस्ट में, और भारत अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई है तो जरूरी नहीं है मैं वो जंग जाकर लड़ूंगी आपके खिलाफ। मेरी अगर आपसे दोस्ती है तो जरूरी नहीं ना आपके एनिमी से भी मैं जाकर दुश्मनी करूंगी, क्योंकि मेरी उनके साथ रिलेशनशिप आपसे रिलेशनशिप से इंडिपेंडेंट है। मेरी उनके साथ रिलेशनशिप आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो 2 अलग रिश्ते हैं, और वो दोनों इंडिपेंडेंट रिश्ते हैं, और मैं दोनों जगह अपने रिश्ते जो है वो बखूबी निभा सकती हूँ। इसके लिए मुझे साइड लेने की जरूरत नहीं है। और आप किसकी गारंटी की बात कर रही है? भारत क्या ये गारंटी दे सकता है? अभी आप देखें, ईरान कह रहा है कि जो यूएस के जितनी भी टॉप कंपनीज हैं उनको जाके स्ट्राइक करेगा। भारत ये गारंटी कहां से देगा कि भाई ईरान उन्हें स्ट्राइक नहीं करेगा? या भारत ये गारंटी कैसे देगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि कुछ घंटों पहले कह रहे थे स्ट्राइक से पहले या अटैक से पहले कि भाई डील हो जाएगी, ओमान के मिनिस्टर आके कह रहे थे कि डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है, और वहां पर उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। तो आप कैसे गारंटी लेंगे? मैं श्योर हूं चाइना भी गारंटी नहीं ले सकता है, भारत को छोड़ दीजिए।
चाइना भी कोई गारंटी के चक्कर में नहीं पड़ेगा। चाइना ये गारंटी देगा कि ताइवान को अटैक नहीं करेगा? ये गारंटी दे सकता है क्या चाइना? तो गारंटी इंटरनेशनल आज की दुनिया में अगर बात की जाए तो गारंटी कोई नहीं ले सकता। और एक और चीज जो लोगों को समझनी चाहिए, और जो लोग डिप्लोमेसी में हैं वो इसे समझते हैं, लेकिन आम लोगों को भी समझनी चाहिए कि हर चीज जो की बात मैंने कही, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे। अगर भारत डिप्लोमेसी में आपकी जो चुप्पी होती है उसका भी मतलब होता है। आप जब एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं, जब आप एक विरोधाभास क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 100 टाइम्स कंफ्यूज नहीं, समटाइम्स यू डू इट इंटेंशनली। और इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता है। हमारे इंटरेस्ट है भाई, हमें ऑयल आता है गल्फ कंट्रीज से, हमारे संबंध ईरान के साथ भी अच्छे हैं, हमारे संबंध इसराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंध यूएस के साथ भी हमारी डील हुई है, जिसे कई एक्सपर्ट्स डैडी डील बोलते हैं। हमारी ईयू के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप है, वहां पे हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स है। तो मैं उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूं जो कि ये सोचे कि भारत को जाकर खुलना एक साइड लेना चाहिए। मैं आई एम नॉट अ बिलीवर इन दैट। वी लिव इन अ वर्ल्ड विच इज जो कि बहुत ही ग्लोबली कनेक्टेड है। हर कंट्री के साथ, हमने ईरान के साथ भी डील किया है, हमने ईरान के साथ हमारे रिश्ते रहे पुराने, हमारे इसराइल के साथ भी रिश्ते रहे। इसराइल हमारे साथ तब खड़ा हुआ था जब दुनिया में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, वो तब हमारे साथ खड़े हुए थे। तो हमारे रिश्ते रशिया के साथ भी अच्छे। तो इसके लिए जरूरी नहीं है ना कि मैं जबरदस्ती किसी चीज में जाकर गारंटी लेती फिरूं कि जी भाई हमें इंडिया ने कोशिश की है। प्रेसिडेंट ट्रम्प, आप सोचे जब पाकिस्तान के और मीडिएशन क्या है, पाकिस्तान इज जस्ट रिलेइंग मैसेजेस। पाकिस्तान कोई डील थोड़ी करवा रहा है। इनका मैसेज उनको, उनका मैसेज उनको, इनका फिर उनका मैसेज इनको, फिर इनका मैसेज उनको। तो इंडिया कोई मैसेंजर तो है नहीं, दुनिया की हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी इफ माय कंट्री प्लेस द रोल ऑफ द मैसेंजर। बिल्कुल, लेकिन खैर 12 एक बड़ी कंट्री के तो बट अगर आप सिर्फ एक मैसेंजर का रोल ही प्ले कर रहे हैं कि इनको, और आपकी कंट्री का तो इंटरेस्ट है ना भाई। सऊदी अगर कल को बोल देगा जनरल मुनीर को कि भैया उतारिए अपने सैनिक, हमारे लोग पिट रहे हैं, पिटाई खा रहे हैं, मार हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या होगा आपके डिफेंस पैक्ट का? ईरान आपका नेबर भी है, क्या होगा आपके बॉर्डर का? डेफिनेटली पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि वो डिफेंस पैक्ट का क्या करे, क्योंकि तो पाकिस्तान वो मैसेंजर का रोल निभाने के लिए तैयार है। आई विल नॉट बी वेरी हैप्पी इफ माय लेकिन ऑब्वियसली जब ये डिफेंस पैक्ट हुआ था उस वक्त तक ऐसा ईरान में इस किस्म के अटैक्स वगैरह नहीं चल रहे थे, लेकिन अब इनको देखना होगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, जो ये वॉर चल रही है तो क्या भारत में जो आम पब्लिक है उसको तमाम चीजें मिल रही हैं? आपके यहाँ सिलेंडर का बहुत एक न्यूज चल रही थी और आप ही के न्यूज चैनल्स पे चल रही थी, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर। तो उसका क्या हाल है और किस तरह से फिर संभाला जाएगा अगर ये वॉर लंबी चली गई? देखिए आरजू, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो इससे अनअफेक्टेड हो। जो लोग देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ वो ऑब्जेक्टिवली देख रहे होंगे। आप जाके पढ़ लीजिए ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल है, आप जाके पढ़ लीजिए। मैं इंडिया की बात पे बाद में आऊंगी, यहाँ तो हम 1.5 बिलियन लोगों की बात कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़िए इस समय क्या हालत है, आप न्यूजीलैंड में पढ़िए इस समय क्या हालत हो रही है। मेरे फ्रेंड्स रहते हैं यूरोप में, मैंने खुद फ्रांस में लंबा अरसा बिताया है। यहाँ पे तो वो चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी। मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे फ्रांस में वहां पे ग्रोसरी के दाम स्काई रॉकेट हो गए थे, बढ़ रहे थे। तो वॉर अगर होगी और ऑयल का सप्लाई होगा, आपका एनर्जी वहां से आती है, उस पर असर पड़ेगा। यू कैन नॉट बी इन डिनायल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका जो रिजर्व है, फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, भारत प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने हमारे ऑयल टैंकर्स जो थे उन्हें अलाउ किया, और हमारे यहाँ सप्लाई का कोई इस समय क्राइसिस नहीं है। सप्लाई का क्राइसिस नहीं। एक्चुअली कुछ एक चीजें होती हैं, कई बार जब इस तरह की खबर आनी शुरू होती है तो जो निचले लेवल पर जो लोग चीजें ऑफर कर रहे होते हैं, कई बार उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपके सिस्टम को रॉबस्ट होना जरूरी होता है। लेकिन ये सोच कहना कि भाई इस समय एकदम ही इमरजेंसी वाले हालात हैं या गैस का सप्लाई जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को भी ऐसे हालात में समझना होता है कि भाई आप उसको संयम के साथ यूज कीजिए, रिस्ट्रेन के साथ यूज कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दुनिया में रहती हूं लेकिन मैं दुनिया से कटी हुई हूं।
मैं दुनिया में रहती हूँ तो मैं दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, सब चीजें जुड़ी हुई हैं, आपके जॉब्स जुड़े हुए हैं। अभी आप देखिए कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है, गल्फ कंट्रीज जो है, उन्होंने कितने लोगों की जॉब्स छीने, लोगों को बिल्कुल। फायर उन्होंने भाई। और उसमें मैं उन्हें दोष नहीं देती, क्योंकि जिस तरह के हालात है, ईरान जिस तरीके से गल्फ कंट्रीज को अटैक कर रहा है, उसके बाद उनके उनके मार्केट पे सीधा असर पड़ रहा है, उनके सर्टेन सेक्टर्स पर। हॉस्पिटैलिटी, यूएई, आप देखिए जरा क्या हाल है इस वक्त उनका। उन्होंने जॉब कट्स किए हैं, उन्होंने सैलरी कट्स किए हैं। वो ये उम्मीद लगाए बैठे कि जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो चीजें वापस लौटेंगी नॉर्मल सी पर। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई इंडिया कहीं कोई डिफरेंट आइलैंड है और इंडिया इस सबसे अनअफेक्टेड है। कंटिजेंसी प्लान हर कंट्री बनाती है, इंडिया ने भी बनाया है। तो जो सप्लाई है वो अगर वो अफेक्टेड है तो उसको वापस रिप्लेनिश होने में टाइम लगेगा, उसको वापस उस लेवल पर जाने में टाइम लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रातों रात आप उसको वापस उसी लेवल पर ले जाएंगे जो 1.5 महीना पहले आपके पास चीजें अवेलेबल थी। तो आपको सिचुएशन को मैनेज करना है, आपको सिचुएशन में से होके निकलना है, और आपको इंश्योर करना है कि वो खत्म ना हो आपके पास, लोगों को उसकी किल्लत ना झेलनी पड़े। किल्लत वाली नौबत अभी नहीं आई है। मैं ना तो स्पेकुलेशन में यकीन करती हूँ, ना मैं फियर मॉन्गरिंग में यकीन रखती हूँ। मुझे लगता है कि जिस समय उस तरह के हालात आएंगे, गवर्नमेंट 100% इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करेगी। और प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स लिए हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ, उनकी कुछ दिन पहले मीटिंग। तो जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि लाइन की लाइन लगी हुई है सिलेंडर लेकर, वो क्या है? वो आप ही के चैनल दिखा रहे हैं ना? मैंने अभी आपने कहा कि सिलेंडर लेकर लाइन लगी है, तो लोगों में भी तो पैनिक बाइंग होती है ना। आपकी कंट्री में भी हो रही होगी। सबको लगता है कि अरे ये लड़ाई 4 महीने चल जाएगी, 6 महीने चल जाएगी, 8 महीने चल जाएगी। मेरी अपनी हेल्प मुझसे कह रही है कि दीदी हम 6 महीने का राशन इकट्ठा करके रख लें। तो लोगों में डर आता है, लोगों में फियर आता है। बिल्कुल। तो वो फियर कुछ लोग पैनिक बाइंग की वजह से करते हैं, और कुछ जगह सप्लाई इफेक्ट होती है। जैसे कि मैंने कहा, आपका रिजर्वॉयर या आपके रिजर्व्स अब उतने नहीं होंगे ना जितने आप 1.5 महीने पहले नॉर्मल सप्लाई के साथ थी। तो आपको सिचुएशन को मैनेज करना है। आप उसी में मैं पैनिक बटन दबा सकती हूँ, उसी में मैं स्पेक्युलेट करना शुरू कर सकती हूँ, उसी में मैं फियर मॉन्गरिंग स्टार्ट कर सकती हूँ, उसी में मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ और कह सकती हूँ कि दुनिया इससे अफेक्टेड है, भारत भी अफेक्टेड होगा। कोई भी सरकार कहीं पे भी आए, उसको सिचुएशन से डील करना है। खाली ऐसा नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को, दुनिया में जो जो सरकारें बैठी सबको डील करना है। और वहां पर आप उनकी ऑपोजिशन को भी सरकार में बैठा देंगे तो ऐसा नहीं है कि हालात रातों रात बहुत चेंज हो जाएंगे। Who could speculate, who could foresee कि इस तरह की लड़ाई होगी? आप सोच पा रही थी कि क्या आज से 5 हफ्ते पहले कि हम इस तरह की लड़ाई देखेंगे और वो 5 हफ्ते चलेगी? या उनके जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह खामेनी, उन्हें 48 घंटे से भी पहले अमेरिका और इजरायली फोर्सेस जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। तो कोई ये देख सोच नहीं पा रहा था, कोई ये किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल आई विश के ये वॉर जल्दी रुक जाए और ताकि किसी जगह भी कोई नॉर्मल लाइफ जो है लोगों की दोबारा वापस आए और ये प्रॉब्लम ना रहे। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।